हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हमने आपसे कहा था कि हम आपको बहुत जल्द केमिस्ट्री के 1 शॉर्ट वीडियो देने वाले, ठीक है। तो आज आपका ये क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पहला चैप्टर जो विलियन है, इसका ये 1 शॉर्ट वीडियो, ठीक है। इसमें आज हम लोग क्या क्या देखने वाले, विलियन चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज यार ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जिन छात्रों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, पूरे साल आपने मस्ती की, तो बस आपको करना क्या है, आप इन 1 शॉर्ट वीडियो को देख लो। आप 1 शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अच्छे नंबर ला सकते हो। केमिस्ट्री में 70 में 70 आसानी से ला सकते हो, ठीक है। तो आज देखो, जितने भी प्रश्न विलियन चैप्टर से फंसते हैं, सभी क्वेश्चन को हम आज के इस वीडियो पे हल करेंगे। अब आपको कोचिंग जाने की यार कोई आवश्यकता नहीं, बस आपको ये वीडियो पूरा देख लेना, आपका विलियन चैप्टर पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पूरा विलियन चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बस आपको इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा, अच्छे से समझना होगा, एक एक टॉपिक मस्त तरीके से समझाएंगे, पूरा विलियन आपका कंप्लीट करा देंगे इस वीडियो पे, ठीक है। जितने टॉपिक, मतलब पेपर में जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं, सभी टॉपिक 1 शॉट पे, ठीक है। भले देखो एक चीज जान लो, अब 1 शॉट कराना है तो वीडियो कम से कम 1 घंटे का बनेगा, लेकिन बस आपको साथ में जुड़े रहना है, मेहनत करना है हमारे साथ, एक एक टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर कराते हुए चलेंगे, ठीक है। और अब जान लो, अब यार मटर गश्ती आपको नहीं करनी, अब मस्ती बिल्कुल नहीं करनी, आप पढ़ाई पे मन लगाना है, ठीक है। इसलिए पूरा वीडियो देखना, अच्छे से एक एक टॉपिक जरूर से जरूर तैयार करने लेना, क्योंकि जितने टॉपिक इसमें होने वाले, जितने टॉपिक होने वाले वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले। इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिया है, ठीक है। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। केमिस्ट्री में आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता, ये जान लो, ठीक है। तो शुरू करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 1 विलियन, आपका विलियन पूरा चैप्टर, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब भैया एक एक करके हम सभी टॉपिक को शुरू करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, ठीक है। बस ये आप लोग जान लेना, जितने क्वेश्चन बताएंगे इतने क्वेश्चन आपको तैयार जरूर होने चाहिए, अगर आप लोग केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके पास है, मोलरता की परिभाषा लिखिए तथा इसका सूत्र तथा मात्रक को लिखिए, ठीक है। मोलरता की परिभाषा दीजिए तथा इसके सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो समझते हम लोग सबसे पहले क्या, आज सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का, विलियन चैप्टर का, मोलरता। इस मोलरता से न्यूमेरिकल भी बहुत फंसते हैं, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर, 4-4 नंबर वाले न्यूमेरिकल, 4-4 नंबर वाले न्यूमेरिकल मतलब सवाल आते हैं, ठीक है। तो इनके सवालों को अगर आप समझना चाहते हो तो बस आपको इसकी परिभाषा तैयार कर लेनी है, इसका सूत्र तैयार कर लेना है, इसका मात्रक तैयार कर लेना है, ठीक है। तो मस्त तरीके से समझते हैं। तो देखो परिभाषा क्या लिखी है, परिभाषा पहले पढ़ते हैं मोलरता की। सबसे पहले बात करें, मोलरता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलारिटी, ठीक है। मोलरता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं, ठीक है, मोलारिटी बोलते हैं। और परिभाषा है, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, और इसे जो है कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मोलारिटी बोलते हैं, इसलिए इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर आप इसे समझना चाहो तो देखो, मान लो आपके पास, ठीक है, कोई विलियन है, मान लो आपके पास इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से मान लो आपके पास क्या है भैया, कोई विलियन है आपके पास। ध्यान से समझोगे तो रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, आसानी से आप सारे टॉपिक समझ जाओगे, ठीक है। मान लो आपके पास एक विलियन है और उस विलियन का आयतन मान लो कि आपके पास कितना है, 1 लीटर। मान लो आपके पास विलियन का आयतन कितना है, 1 लीटर, मतलब आपके पास 1 लीटर का विलियन है। अब इस 1 लीटर विलियन में कितने मोल विलेय, ठीक है, मतलब विलेय के कितने मोल उपस्थित है इसमें, इसी को मोलरता बोलते हैं, ठीक है। मतलब किसी विलियन के आयतन जब 1 लीटर हो, उसमें कितने मोल विलेय के उपस्थित हैं, उसे ही मोलरता बोलते हैं। देखो पढ़ लो, किसी विलियन का 1 लीटर, मतलब विलियन का 1 लीटर आयतन में उपस्थित जो विलेय के मोलों की संख्या होती है, उसे ही मोलरता बोलते हैं और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मतलब अगर आपके पास विलियन का आयतन 1 लीटर हो, उसमें कितने मोल विलेय उपस्थित हैं, ये कौन बताता है, मोलरता बताती है, और इसे इंग्लिश में मोलारिटी बोलते हैं और कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसके सूत्र की बात करें तो मोलरता का सूत्र क्या होता है, देखो मोलरता बराबर सूत्र होता है, देखो यहाँ पे आपको पता है विलेय के मोल कितने उपस्थित होते हैं 1 लीटर में, तो यहाँ से मोलरता का जो सूत्र हो जाता है, विलेय के मोल
विलेय के मोल लिख सकते हो या विलेय के मोलों की संख्या लिख सकते हो। विलेय के मोल अपॉन में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है। और एक चीज़ जान लो, अगर आपको क्वेश्चन पे आयतन लीटर में दिया जाए तो यहाँ पे आपको लीटर में लिख देना है, ठीक है। और अगर लीटर की जगह ज़्यादातर क्वेश्चन में मिलीलीटर में दिया जाता है, अगर आयतन मिलीलीटर में मिले तो ml मिलीलीटर में लिख देना और ऊपर 1000 का गुणा कर देना। ये आपका मोलरता का सूत्र होता है, ये आपका मोलरता का सूत्र होता है, ठीक है। मोलरता की परिभाषा थी किसी विलयन के 1 लीटर, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब एक चीज़ याद रखना, ये 1000 का गुणा तभी होगा जब यहाँ पे मिलीलीटर में होगा, ठीक है। आयतन अगर लीटर में होगा, अगर आप यहाँ पे लीटर में रखते हो, मिलीलीटर की जगह अगर लीटर में रखते हो तो 1000 का गुणा न करना, 1000 को भी यहाँ से हटा देना। सूत्र ये बन जाएगा विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। और अगर आयतन आपको मिलीलीटर में क्वेश्चन में दिया जाए, जब न्यूमेरिकल हल करोगे मिलीलीटर में दिया जाए तो ऊपर 1000 का गुणा कर लेना है। तो सिंपल ये सूत्र है किसका, मोलरता का। आप देखो मोलरता का सूत्र तो ये है। आप मोलरता का सूत्र आप देखो, यहां पर से अगर विलेय के मोल का सूत्र आपको पता हो, ठीक है, विलेय के मोल का सूत्र अगर आपको पता हो तो यहां से आप लिख सकते हो मोलरता बराबर, मोलरता बराबर विलेय के मोल बराबर क्या होता है, विलेय के मोल बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार, ठीक है। क्या सूत्र होता है, विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार। ये किसका सूत्र होता है, विलेय के मोलों की संख्या का। विलेय के मोलों की संख्या का सूत्र होता है विलेय का भार अपॉन में विलेय का अणुभार, ठीक है। और बटे में क्या है, विलयन का आयतन। तो यहाँ पे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन यहाँ पे मिलीलीटर में और ऊपर 1000 का गुणा। तो एक फॉर्मूला ये भी आपके पास आ जाता है मोलरता का, ठीक है। ये सभी फॉर्मूले आपको सवालों में काम आएंगे, इसलिए आपको इस टाइप से इनको तैयार कर लेना है। देखो मोलरता का एक सूत्र आया, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन मिलीलीटर में ऊपर 1000 का गुणा। अब यदि विलेय के मोलों की संख्या का आप फार्मूला याद कर लो, क्योंकि जब न्यूमेरिकल हल करोगे तो उसमें मोलों की संख्या निकालना पड़ता है। तो विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या सूत्र होता है, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, और बटे में क्या है, विलयन का आयतन मिलीलीटर ऊपर 1000 का गुणा, ठीक है। इतना समझे। आप देखो, अब अगर हम लोग देखो, हमने कहा मोलरता को m से प्रदर्शित करते हैं, तो यहां से आप लिख सकते हो कैपिटल M बराबर, ठीक है, कैपिटल M बराबर। अब मान लो अगर विलेय का भार यहाँ पे हो स्मॉल w, ध्यान समझो, अगर विलेय का भार स्मॉल w हो और विलेय का अणुभार अगर स्मॉल m हो, ध्यान समझो, विलेय का भार अगर स्मॉल w हो और विलेय का अणुभार अगर स्मॉल m हो और विलयन का जो आयतन हो वो क्या हो, v। विलेय का भार स्मॉल w, विलेय का अणुभार स्मॉल m और विलयन का आयतन v हो, तब यहां से सूत्र क्या बन जाएगा, ये वाला, ठीक है। तब सूत्र बन जाएगा कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन में v इंटू 1000। अगर इसे सही से लिखे तो कैपिटल M बराबर ये जो स्मॉल w अपॉन स्मॉल m है, इसका जो ये वाला m है ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू वी ऊपर 1000 का गुणा, ठीक है, ऊपर 1000 का गुणा। ये आपका पास एक सूत्र आ जाता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू वी इंटू 1000, ठीक है। ये मोलरता का सूत्र है, लिख देते हैं, जहाँ यहाँ पे सारी चीज़ें दर्शा देते हैं। जहाँ कैपिटल M को बोलते हैं मोलरता, जहाँ कैपिटल M को बोलते हैं मोलरता, ठीक है। स्मॉल w को बोलते हैं विलेय का भार, स्मॉल w को बोलते हैं विलेय का भार, और स्मॉल m जो है ये स्मॉल वाला m, इसे बोलते हैं विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और v जो होता है v को बोलते हैं विलयन का आयतन। v को क्या बोलते हैं, विलयन का आयतन बोलते हैं, ठीक है भैया। v को बोलते हैं विलयन का आयतन। ये चीज होता है, सिंपल ये होता है। कैपिटल M यहाँ पे मोलरता है, स्मॉल w विलेय का भार, स्मॉल m विलेय का अणुभार, और ये v जो है ये है विलयन का आयतन। तो यहाँ से मोलरता का कभी भी डायरेक्ट सूत्र लगाना हो तो आप लोग ये वाला लगा देना, कैपिटल M बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू वी इंटू 1000, ठीक है। ये होता है मोलरता का सूत्र, ठीक है। अब यहाँ पे आपको साइड पे बता देते हैं मोलरता का मात्रक। तो देखो ये चीज केवल आपको समझाने के लिए था, यहाँ पे ये जो चित्र बना ये केवल समझाने के लिए था, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं मोलरता का मात्रक, ठीक है। यहाँ पे हम आपको लिख के दिखा देते हैं मोलरता का मात्रक क्या होता है। यहाँ से लिखते हैं मात्रक, ठीक है। अगर मात्रक की बात करें कि मोलरता का मात्रक क्या होता है, तो देखो मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोल बटे में विलयन का आयतन मिलीलीटर में। तो यहाँ से इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर,
मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, ठीक है। मतलब यहाँ पे मिलीलीटर में होता है, ऊपर 1000 का गुणा, तो यहाँ पे 1000 का गुणा तो दर्शा नहीं पाओगे, इसलिए मात्रक क्या लिखना है, डायरेक्ट मोल प्रति लीटर। इंग्लिश पे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो आपने क्या देखा, मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, क्योंकि परिभाषा होती है किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता बोलते हैं, इसलिए मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। क्वेश्चन यही था कि मोलरता की परिभाषा दो, तो परिभाषा आप लोग देख सकते हो, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, उससे m से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है मोलरता बराबर विलेय के मोल बट्टा विलयन का आता है मिलीलीटर, ऊपर 1000 का गुणा, और अगर आप लोग मिलीलीटर में न रख के लीटर में रखते हो तो 1000 का गुणा ना करना। फिर इसके बाद अगर मोलों की संख्या का सूत्र होता है विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार, तो इस टाइप से एक सूत्र ये प्राप्त हो जाता है। अब यदि विलेय का भार स्मॉल w हो, विलेय का अनुभार स्मॉल m हो, आयतन कैपिटल V और ऊपर 1000 का गुणा, तो ये सूत्र हमारे सामने आ जाता है मोलरता का, कैपिटल M बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बटा स्मॉल m इंटू V, जहाँ कैपिटल M मोलरता है, स्मॉल w विलेय का भार है, स्मॉल m विलेय का अनुभार है और कैपिटल V विलयन का आयतन है, ठीक है। तो ये चीज है मोलरता। मात्रक आपने देखा मोल प्रति लीटर, ठीक है, मोल प्रति लीटर। तो इस टाइप से आप लोग मोलरता को समझ गए, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल बहुत आते, इससे सवाल बहुत आते। आप देखो जो न्यूमेरिकल की बात है वो हम इसके अगले वीडियो पे बात करेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो पे हम केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे कि मोलरता क्या होती है, और भी जितने टॉपिक पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल का अगले वीडियो पे आपको मिलेगा 1 शॉट, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो पे बना देंगे तो 2-2.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि कम से कम न्यूमेरिकल ही जितने लगवाएंगे ना तो उसमें ही 1 घंटे का वीडियो बनेगा। तो आज का ये जो वीडियो होगा इसमें केवल हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जितनी परिभाषा नियम ये सारी चीजें ना इसमें आज करा देंगे इस वीडियो पे। अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम आपको सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जितने महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं वो करा देंगे, ठीक है। तो इसलिए जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है 12th केमिस्ट्री की, उस पर जाके आप लोग देख भी सकते हो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। शायद आप लोग ये वाला वीडियो बाद में देख रहे हो, तो आप लोग जब केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे उस पर जाके देखना, शायद न्यूमेरिकल वाला वीडियो भी आ चुका हो, ठीक है। तो इसको देखने के बाद जस्ट आपका कल हम न्यूमेरिकल वाला वीडियो भी अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो पे परिभाषा नियम जितने सारे पूछे जाते हैं पेपर में उन सभी को पढ़ लो, कल से न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये वाला सिंपल समझे ना, पहली परिभाषा जो पूछी गई थी मोलरता की परिभाषा, इसका सूत्र, इसका मात्रक, ठीक है। ये हो गया पहला टॉपिक, कंप्लीट है। अच्छे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, सब लोग बताना अगर अच्छे समझ में आ रहा हो यार, ठीक है। पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आपको रटना ना पड़े, अच्छे से समझ में आए, ठीक है। पहला टॉपिक कंप्लीट है। आज शुरू करते हैं अगला टॉपिक। तो अब बात करते भैया अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारे पास कौन सा है जो कि पेपर में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है मोलरता की परिभाषा लिखिए तथा इसका सूत्र तथा मात्रक लिखिए। अभी आपने मोलरता पढ़ा, अब बात है मोलरता की कि मोलरता क्या होती है, इसकी परिभाषा लिखिए, इसका सूत्र तथा मात्रक को लिखिए, ठीक है। तो सिंपल समझ से हम लोग मोलरता क्या होती है, तो यहाँ पे हमने हेडिंग लगा दी मोलरता। आप देखो मोलरता जो थी उसको इंग्लिश में बोलते थे मोलारिटी, लेकिन जो आपकी मोलरता इसे बोलते हैं मोलालिटी। वो मोलारिटी थी, ये है मोलालिटी, ठीक है। ये आपका डिफरेंस है, मोलरता होती मोलालिटी। बात करें क्या होती है तो पढ़ सकते हो, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते थे, लेकिन मोलरता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम, कितने ग्राम में, 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता बोलते हैं। मतलब कि अगर आपके पास कोई विलायक हो 1 किलोग्राम, ठीक है, अगर आपके पास कोई विलायक हो कितना, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक हो और उसमें जो घुला हुआ मोल है, कितने मोल क्या घुला है, विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं उसे ही मोलरता बोलते हैं। मतलब 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता पे था विलयन का आयतन, लेकिन मोलरता पे है विलायक का भार, विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है। देख सकते हो किसी विलायक का 1 किलोग्राम मतलब विलायक का भार, उसमें विलयन का आयतन था 1 लीटर, इसमें विलायक का भार है 1 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम विलायक में जितने मोल विलेय उपस्थित होगा उसे क्या बोलेंगे, मोलरता बोलेंगे, ठीक है। तो परिभाषा आप लोग समझे और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब बात करें इसका सूत्र, तो मोलरता का जो सूत्र होता है, मोलरता का जो सूत्र होता है, जैसे मोलरता पे था वैसे इसे मोलरता पे होगा, उसमें विलयन का आयतन था, इसमें विलायक का भार होगा। तो मोलरता बराबर होगा विलेय के मोल
विलेय के मोल अपॉन में विलायक का भार, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे ग्राम में रखते हो तो ऊपर आपको 1000 का गुणा कर देना है, ठीक है। जैसे उसमें था अगर मिलीलीटर में रखते थे तो 1000 का गुणा करना है, वैसे अगर यहाँ पे ग्राम में रखोगे तो ऊपर 1000 का गुणा। और अगर ग्राम की जगह आप क्या करते हो, किलोग्राम में रखते हो तो 1000 का गुणा न करना, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्राम की जगह आप किलोग्राम केजी में रख देते हो तो ऊपर 1000 का गुणा नहीं करना, लेकिन अगर आप लोग ग्राम में ही रखते हो तो ऊपर 1000 का गुणा कर देना है, ठीक है। तो ग्राम में आपको रख देना है, तब 1000 का गुणा करना है। तो ये सिंपल हो जाएगा क्या, मोललता का सूत्र, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे में विलायक का भार ग्राम में ऊपर 1000 का गुणा। आप जैसे मोलरता पे हमने विलेय के मोलों की संख्या का सूत्र लगा दिया, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, वैसे ही सेम आप इस पे भी लगा सकते हो। तो यहाँ से हो जाएगा मोललता बराबर यहाँ पर से क्या हो जाएगा, विलेय का भार अपॉन में विलेय का अणुभार, ठीक है। विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार, और अपॉन में क्या है, विलायक का भार, ग्राम में विलायक का भार यहाँ पे हो जाएगा ग्राम में, और ऊपर क्या हो जाएगा 1000 का गुणा। तो ये सिंपल क्या होता है, मोललता का सूत्र, ठीक है। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार अपॉन में विलायक का भार ग्राम में ऊपर 1000 का गुणा। तो ये सिंपल किसका सूत्र आ जाएगा, मोललता का। जैसे मोलरता पे था वैसे मोललता पे। अब अगर यहाँ पे हम लोग इसे देखो, अगर मोललता को हमने बताया स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर हो सकता है, स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार। अगर विलेय के भार को हम लोग स्मॉल w मान ले जैसे उसमें माना था, और विलेय के अणुभार को अगर हम लोग स्मॉल m मान ले, ठीक है, या ठीक है, विलेय के अणुभार को अगर स्मॉल m मान ले। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे अगर कंफ्यूज ना होना चाहो, देखो मोललता को भी स्मॉल m से प्रदर्शित करोगे, विलेय के अणुभार को भी स्मॉल m से, तो यहाँ पे हम कुछ अलग करने के लिए इसे m डैश से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। विलेय के अणुभार को m डैश से लिख दिया, इसलिए लिख दिया क्योंकि दोनों m था तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बटे में विलायक के भार को अगर कैपिटल W लिख दे और ऊपर कर दे 1000 का गुणा। देखो हमने क्या किया, स्मॉल m है मोललता, विलेय का भार स्मॉल w मान लिया, विलेय का अणुभार m डैश मान लिया इस बार, ठीक है। विलायक का भार कैपिटल W ऊपर 1000 का गुणा। अब अगर यहाँ से निकालो तो स्मॉल m बराबर सूत्र क्या आ जाएगा, ये स्मॉल w है, ये जो m डैश से नीचे आ जाएगा तो m डैश इंटू कैपिटल W और ऊपर 1000 का गुणा। तो ये सूत्र सिंपल बन जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, 1000 का गुणा तभी होगा जब ये w का मान ग्राम में होगा, ठीक है। और जैसे उसमें था आपका 1000 का गुणा तभी होगा जब मिलीलीटर में होगा v का मान, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे लिख देते जैसे उसमें लिखा था तो आप लोग समझ जाओगे। यहाँ पे लिखते जहाँ स्मॉल w, ठीक है, पहले लिख देते ये स्मॉल m, जहाँ स्मॉल m मोललता है, स्मॉल m को मोललता बोलेंगे, ये वाला स्मॉल m है मोललता। स्मॉल w क्या है, स्मॉल w है विलेय का भार, स्मॉल w क्या है, विलेय का भार है। स्मॉल m डैश क्या है, विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार है, ठीक है, विलेय का अणुभार है। और आपका ये जो है कैपिटल W, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विलायक का भार, विलायक का भार। तो ये सिंपल सा हो जाएगा मोललता की बात। स्मॉल m जो है मोललता है, स्मॉल w विलेय का भार है, m डैश जो है विलेय का अणुभार है, कैपिटल W को विलायक का भार, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मोललता का भी मात्रक देख लेते हैं कि मोललता का मात्रक क्या होता है, ठीक है। मोललता का मात्रक तो जान गए थे, मोल प्रति लीटर होता है, लेकिन जो मोललता का मात्रक होता है उसे भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो बात करें अगर मोललता के मात्रक की कि मोललता का मात्रक क्या होता है, तो सिंपल आप लोग यहाँ पे मात्रक लिख सकते हो। मात्रक क्या होता है, देखो जैसे उसमें था मोल और बटे में क्या था, लीटर वाला अर्थात आयतन, इसमें मोल और क्या है 1 किलोग्राम विलायक में, तो यहाँ से इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। क्या हो जाएगा इसका मात्रक, मोल प्रति किलोग्राम, ऐसे आप लिख सकते हो मोल प्रति केजी, ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम। मोलरता का मात्रक था मोल प्रति लीटर, इसका हो जाएगा मोल, ये देखो उपस्थित विलेय के मोल और किलोग्राम का अनुपात मतलब मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो सिंपल आप लोग मोलरता भी समझ चुके हो, मोलरता का मात्रक था मोल प्रति लीटर, मोललता का मात्रक है मोल प्रति किलोग्राम। तो इस टाइप से इसके सारे देखो न्यूमेरिकल का जब अगला वीडियो पे हम न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे ना, तो न्यूमेरिकल करने के लिए आपको बस ये फॉर्मूले तैयार होने चाहिए, आप आसानी से पूरा ट्रिक से आपको सिखाएंगे कैसे न्यूमेरिकल को हल करना है, ठीक है। बस आपको
सूत्र तैयार कर लेने, इन सूत्रों को याद कर लेना, ठीक है। देखो मस्त तैयारी करनी तो इसी टाइप से करनी होगी। पहले एक वीडियो पे हम आपको सारे क्वेश्चन करा देंगे जो पेपर में पूछे आते हैं, फिर एक वीडियो पे सारे न्यूमेरिकल करा देंगे, ठीक है, जिससे तैयारी मस्त हो जाएगी। तो मोललता भी आप लोग समझ चुके हो, आप सब लोग इसको भी नोट कर लो। आप बात करते हैं अगला टॉपिक, इसको जल्दी से नोट कर लो। तो आप बात कर लेते भैया अगला टॉपिक हमारे पास क्या है उसे पढ़ते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हमारे पास मोल अंश की परिभाषा दीजिए। मोल अंश क्या होता है, या आप बोल सकते हो मोल प्रभाज, ठीक है। मोल अंश या मोल प्रभाज एक ही चीज होता है, ठीक है। मोल अंश क्या होता है या मोल प्रभाज क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसके सवाल बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं, तो आपको इसको भी अच्छे से समझना है, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है, देख सकते हो हमने लिखा भी है मोल अंश या मोल प्रभाज, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। मोल अंश या मोल प्रभाज और इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो परिभाषा पढ़ते हैं इसकी। कहा गया किसी अवयव का मोल अंश या मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोलों की संख्या तथा कुल अवयव के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। किसी अवयव का मोल अंश विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोलों की संख्या तथा कुल अवयव के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अवयव का मतलब समझते हो, देखो अगर बात करें जो विलयन होता है आपका, विलयन किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, विलयन जो होता है विलेय से मिलके बना होता है और विलायक से मिलके बना होता है, यही तो सबको पता है ना। विलयन जो होता है विलेय और विलायक से मिलके बना होता है, जान लो जिसको नहीं पता। विलयन जो होता है विलेय प्लस विलायक से मिलके बना होता है, ठीक है। तो अगर बात करें किसी अवयव, जो यहाँ पे अवयव शब्द लिया गया वो यही विलेय और विलायक के लिए ही है, ठीक है। मतलब विलयन में उपस्थित जो अवयव या घटक होते, घटक बोल सकते हो या अवयव, ठीक है। ये विलेय भी एक अवयव या घटक है, विलायक भी एक अवयव या घटक है। तो अगर आप किसी भी अवयव जैसे विलेय या विलायक, किसी भी अवयव विलेय या विलायक का मोल अंश निकालना चाहते हो तो विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोलों की संख्या तथा कुल अवयव के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है मोल अंश, ठीक है। अगर इसके सूत्र की बात करें तो सूत्र के लिए देखो यहाँ पे विलेय विलायक की जगह हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना हमारे पास विलयन में दो अवयव ए और बी है, ठीक है। ए को विलेय मान लेना, बी को विलायक मान लेना, ठीक है, क्योंकि विलेय और विलायक को सूत्र में लिखने में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं माना विलयन में दो अवयव, माना विलयन में दो अवयव ए व बी है, ठीक है। माना विलयन में दो अवयव कौन कौन से, ए व बी है, ठीक है। मान लिया हमने कि माना विलयन में दो अवयव ए व बी है, ठीक है। आप जब विलयन में दो अवयव ए व बी होंगे तो यहां से अगर बात करें कि ए का मोल अंश क्या होगा, तो ए का मोल अंश की बात करें अगर, कि ए का मोल अंश बोल सकते हो या मोल प्रभाज बोल सकते हो, ठीक है। ए का मोल अंश क्या होगा, देखो जिस भी अवयव का मोल अंश निकालना हो तो किसी अवयव का मोल अंश विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोलों की संख्या, मतलब अगर आप किसी अवयव का मोल अंश निकालना चाहते हो तो विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोलों की संख्या तथा कुल अवयव के मोलों की संख्या या अनुपात के बराबर होता है। मतलब अगर ए का मोल अंश निकालना है तो विलयन में ए के मोलों की संख्या, सबसे पहले ए के मोलों की संख्या मतलब कि ए के मोल बटे में विलयन में कौन कौन है उनके कुल मोल। देखो कहा गया ना, किसी अवयव का मोल अंश विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोलों की संख्या, मतलब ए का मोल अंश निकालना तो सबसे पहले ए के मोलों की संख्या तथा कुल अवयव के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। कुल अवयव कौन कौन से हैं, पहला ए है दूसरा बी, तो दोनों का कुल का मतलब दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पे सबसे ए के मोल लिख दो प्लस क्या लिख दो, बी के मोल लिख दो। तो ये हो जाता है सूत्र किसका, ये सूत्र किसका हो जाता है आपका, ये सूत्र किसका हो जाता है, ए के मोल अंश का। अगर ए का मोल अंश निकालना है तो ए का मोल अंश बराबर ए के मोल बटे में ए के मोल प्लस बी के मोल, ठीक है। ए का मोल अंश बराबर ए के मोल बटे में ए के मोल प्लस बी के मोल। यहां पर से आप मोल अंश को, अगर बात करें मोल अंश को किससे प्रदर्शित करते हैं, जैसे मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया, मोलरता को स्मॉल एम से प्रदर्शित किया, वैसे ही मोल अंश को एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से। यहां पे अगर ए का मोल अंश है तो आप इसे लिख सकते हो एक्स ए को बोलेंगे ए का मोल अंश, ठीक है। एक्स ए बराबर यहां से आप लिख सकते हो ए के मोलों की संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं, तो यहां पे आप लिख सकते हो एन ए अपॉन में, ठीक है। एन के यहाँ पे नीचे यहाँ पे ए होगा, ठीक है, ए यहाँ पे नीचे होगा, इसलिए इस टाइप से लिखना सही से, एन और यहाँ पे नीचे ए, इस टाइप से, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको ऐसे ही लिख दे रहे हैं एन ए, ठीक है। और ए के मोल नीचे भी है तो एन ए प्लस बी के मोल मतलब एन बी। तो ये सूत्र होता है एक्स ए बराबर एन ए बटे में एन ए प्लस एन बी। यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ क्या चीज़ क्या है, तो हम लिख देते हैं जहाँ एक्स ए को बोलते हैं ए का मोल अंश
ठीक है। Na को बोलते हैं A के मोल और Nb को बोलते हैं B के मोल। ठीक है, N का मतलब मोलों की संख्या, इसे बोलते हैं B के मोल। ठीक है, ये चीज़ है। XA है A का मोलंस, Na है A के मोल और Nb है B के मोल। अब यहाँ से देखो एक चीज़ और समझ लो, मोलों की संख्या, जैसे A के मोल है, अगर आपको A के मोल निकालना पड़ जाए तो मोलों की संख्या का सूत्र होता है, जैसे विलेय के मोल अभी था तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, वैसे ही अगर A के मोल निकालना पड़ जाए तो A का भार बटे में A का अणुभार, ये सूत्र लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना होना, भार बटा अणुभार होता है मोलों की संख्या का सूत्र। अगर A का भार स्मॉल w मान ले तो A का अणुभार क्या हो जाएगा, स्मॉल m हो जाएगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा मोलों की संख्या का स्मॉल w बटा स्मॉल m। ठीक है, मतलब जैसे विलेय का मोल था विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, वैसे A का मोल A का भार बटा A का अणुभार, यहाँ से हो जाएगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझाने के लिए आप लोग समझ जाना, मोलों की संख्या निकालनी पड़ जाए तो भार बटा अणुभार सूत्र होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग सिंपल समझे। अभी आपने क्या निकाला है, A का मोलंस। अगर इसी टाइप से आपको B का मोलंस निकालना पड़ जाए, आपसे हम कहें B का मोलंस निकालो, B का मोलंस, तो B के मोलंस का क्या सूत्र हो जाएगा। देखो, जिसका भी मोलंस निकालना हो, सबसे पहले किसी अवयव का मोलंस विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोलों की संख्या, अर्थात अगर B का मोलंस निकालना है तो सबसे पहले B के मोलों की संख्या, मतलब B के मोल या मोलों की संख्या, B के मोल बटे में क्या हो जाएगा, तथा कुल अवयव के मोलों की संख्या का अनुपात, अर्थात तथा कुल मोलों की संख्या, कुल कौन है, A और B, तो बटे में A के मोल प्लस B के मोल, A के मोल प्लस B के मोल। ठीक है, इस टाइप से यहाँ A और B की जगह विलेय विलायक मान सकते हो। ठीक है, A को विलेय मान लो, B को विलायक मान लो, अर्थात विलेय के मोल बटे में विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। मतलब सीधी सी बात है, अगर A का मोलंस निकालना तो A के मोल बटे में A के मोल प्लस B के मोल, मतलब पहले जिसका निकालना उसके मोल बटे में विलयन में जितने लोग हो A और B उनके मोल। ठीक है, उनको जोड़ दो, ये चीज़ होता है सूत्र। ठीक है, यहाँ से अगर B के मोल अंश को हम लिखे XB से, तो XB बराबर, और मोल अंश को हमने XB से लिख दिया, और मोल को कैसे लिखेंगे, N से लिखेंगे, तो यहाँ पे B के मोल है तो NB बटे में क्या हो जाएगा, A के मोल Na प्लस B के मोल NB, ये सूत्र हो जाएगा XB बराबर NB बटे में Na प्लस NB। ठीक है, तो यहाँ पर से आप लिख सकते हो, जहाँ XB क्या है, XB को बोलेंगे हम लोग B का मोलंस, और Na NB आप लोगों को इधर लिख ही दिया था। Na NB क्या चीज़ है, Na है आपका A का मोल और NB है आपका B का मोल। ठीक है, तो इस टाइप से आप मोलंस निकाल सकते हो। A का मोलंस निकालना तो A के मोल बटे में A के मोल प्लस B के मोल, B का मोलंस निकालना तो B के मोल बटे में A के मोल प्लस B के मोल। अगर मोलंस को X से लिखते हैं तो A का मोलंस को हम लोग A से लिखेंगे, A के मोल को Na से लिखेंगे, यहाँ पे B के मोल को NB से लिखेंगे, तो सूत्र आ जाएगा X से बराबर Na बटा Na प्लस NB। इसी टाइप से B का मोलंस B के मोल बटे में A के मोल प्लस B के मोल, तो XB बराबर NB बटा Na प्लस NB। ठीक है, इस टाइप से। और देखो, अगर यहाँ से हम लोग XA और XB को जोड़ दें, XA प्लस XB कर दे तो क्या होगा। अगर हम लोग XA और XB को जोड़ दें तो देखो, XA की वैल्यू ये है Na बटे में Na प्लस NB, Na बटे में Na प्लस NB, प्लस XB की वैल्यू है NB बटे में Na प्लस NB। ध्यान समझना, यहाँ पे कुछ हम आपको समझाना चाह रहे हैं। देखो, अगर XA और XB को जोड़ दे तो हमें क्या मिलता है, Na बटे में Na प्लस NB प्लस NB बटे Na प्लस NB। अगर यहाँ से एलसीएम ले ले तो नीचे Na प्लस NB इधर भी है, इधर भी Na प्लस NB, मतलब दोनों तरफ सेम है, तो Na प्लस NB हो जाएगा। जब हर बराबर होते तो ऊपर वाले जुड़ जाते, ऊपर क्या हो जाएगा, Na प्लस NB। एलसीएम लेना तो सबको आता होगा ना, दोनों Na प्लस NB है तो Na प्लस NB आ गया, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे Na प्लस NB। अब ऊपर भी Na प्लस NB, नीचे भी Na प्लस NB, आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से XA प्लस XB था ना, तो यहाँ पर से XA प्लस XB की वैल्यू कितनी आ गई, जब दोनों कैंसिल हो गए तो बचा क्या, 1। तो XA प्लस XB बराबर आ गया 1। ठीक है, XA प्लस XB बराबर क्या आ गया, 1। यहाँ से हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि जो मोल अंश होता है, अगर आपका विलयन में दो अवयव A और B हैं तो A का मोल अंश और B का मोल अंश अगर आप जोड़ देते हो तो उसका जो जोड़ आता है वो आता है 1 के इक्वल। मतलब अगर A का मोल अंश प्लस B का मोल अंश जोड़ देते हो तो वो कितना आता है, 1। कैसे निकाला, इसको जोड़ा, आपने देखा हल करके कितना आया, 1, क्योंकि इसका मान XA का है, ये XB का है, दोनों को जोड़ने पर ये मिला, दोनों आपस में कट गया, 1 आ गया। तो XA प्लस XB इक्वल टू 1, अर्थात यहाँ से ये पता चलता है
है कि ए का मोल प्लस बी का मोल बराबर वैल्यू जो आती है वो आती है कितनी 1, ठीक है। तो ये मतलब ए का मोलंस प्लस बी का मोलंस बराबर वैल्यू कितनी आती है 1। इससे आप एक चीज़ और कर सकते हो, अगर मान लो आपने न्यूमेरिकल में एक्स ए का मान निकाल लिया, अगर आपने न्यूमेरिकल में एक्स ए का मान निकाल लिया और आपको एक्स बी का मान निकालना है तो आप इसी सूत्र पे रख के निकाल सकते हो। सूत्र क्या है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, ठीक है। देखो एक्स ए का मान लो आपने 4 निकाल लिया, अगर आपने एक्स ए मतलब ए का मोलंस 4 निकाल लिया तो यहाँ पे एक्स ए की जगह 4 रख दो, 4 प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर एक्स बी की वैल्यू निकालो तो 1 माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ से आप लोग एक्स बी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। इस टाइप से निकाला जाता है, तो समझ सकते हो आप लोग कैसे निकलेगा एक्स ए और एक्स बी, ठीक है। मतलब यहाँ से आपको अगर एक का मोलंस निकाल ले तो दूसरे का निकालना है तो उसे एक से घटा देना या इस सूत्र एक्स ए प्लस एक्स बी पे रख देना, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग समझ सकते हो मोलंस को हम जब न्यूमेरिकल आगे अगले वीडियो पे लगवाएंगे ना, वहाँ और अच्छे से समझा देंगे। वहाँ पे मतलब हम सारे न्यूमेरिकल लगवाएंगे जितने भी पेपर में पूछे आते हैं, मोलरता, मोललता, मोलंस और क्वथनांग उन्नयन, हिमांग उन्नयन, मतलब जितने इस चैप्टर के हैं न्यूमेरिकल सारे 1 शॉट पे करा देंगे, ठीक है। इसलिए जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, जैसे अगला वीडियो आता है आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट भी है केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री 1 शॉट, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हो। शायद आप लोग इस वीडियो को देर में देख रहे हो तो वीडियो शायद वो अपलोड भी हो चुका हो न्यूमेरिकल वाला, ठीक है। तो जल्दी से जाके देख भी सकते हो। तो ये टॉपिक कंप्लीट है, अब इसको भी नोट कर लो। अब बात करते हैं अगला टॉपिक। तो अब बात करते भैया अगला टॉपिक, आपका अगला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हो, पूछा जाएगा हेनरी का नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं व अनुप्रयोग को लिखिए, ठीक है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेनरी का नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए और इसका अनुप्रयोग को लिखिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे आपको करना है, हेनरी का नियम क्या होता है, इसकी सीमाएं और अनुप्रयोग, एकदम आसानी से समझोगे तो मस्त तरीके से इसे सीख जाओगे, ठीक है। तो बात करें हेनरी का नियम, हेनरी का नियम क्या होता है, पढ़ो इसे। कहा गया इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है और इस नियम को हेनरी का नियम कहते हैं। कहा गया इस नियम के अनुसार स्थिर ताप, अर्थात स्थिर ताप का मतलब होता है नियत ताप, अर्थात आपको तापमान को नियत रखना है, उसे कम ज़्यादा नहीं करना, स्थिर तापमान रखना है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, विलेयता का मतलब होता है घोलना या खुलना, किसी गैस की द्रव में विलेयता मतलब किसी गैस को द्रव में घोलना, ठीक है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता आपका क्या होती है, वो आपका जो गैस का दाब होती है उसके समानुपाती होती है। मान लो आपके पास कोई द्रव है, ध्यान समझना, मान लो आपके पास यहाँ पे क्या है, कोई द्रव है, ये आपके पास क्या है, कोई भी द्रव मान सकते हो, ठीक है। ये आपके पास कोई द्रव है, अगर आप इस द्रव में किसी गैस को क्या करते हो, विलय करते हो, किसी गैस को इसमें घोलते हो, ठीक है। किसी गैस को इसमें घोलते हो और टेम्परेचर जो तापमान है उसे स्थिर रखते हो, तापमान जो है स्थिर ताप रखते हो, ठीक है। तो स्थिर ताप पर अगर आप किसी गैस को द्रव में घोलते हो तो उसके लिए हेनरी का नियम दिया गया है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता अर्थात गैस का जो घुलना है वह जो होती है वो इस गैस के दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। कहा गया स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, गैस का दाब समानुपाती किसके हो जाएगा, गैस की विलेयता के, गैस की विलेयता के, ठीक है, गैस की विलेयता के। तो इधर वाला हम इरेज करे दे रहे हैं, ठीक है, केवल वो समझाने के लिए था ये चीज़, ठीक है। तो जो आपका गैस का दाब होगा वो किसके समानुपाती होगा, गैस की विलेयता के। तो आप यहाँ पर से अगर मान लो गैस का दाब P हो तो P समानुपाती हो जाएगा गैस की विलेयता। ये गैस कितना विलेय हुई है वो कौन बताएगा, मोल अंश बताएगा। तो ये जो हो जाएगा किसके समानुपाती हो जाएगा, x के, x होता है मोल अंश, ठीक है। x क्या है, इस गैस की विलेयता या इस गैस का मोल अंश है, ठीक है। तो P समानुपाती किसके हो जाता है, x के। अगर यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटता है तो P बराबर हो जाता है KH इंटू एक्स, ठीक है। ये सूत्र आपका बन के आता है किसका, ये सूत्र आपका बन के, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P बराबर KH इंटू एक्स, ठीक है। ये सूत्र बन के आता है हेनरी के नियम का, P बराबर KH इंटू एक्स, P बराबर KH इंटू एक्स। जहाँ आपका KH क्या है ये भी लिख देते हैं, ठीक है। जहाँ आपका KH क्या चीज़ है, जहाँ KH को बोलते हैं हेनरी नीयतांक, जहाँ
के एच, ठीक है। उधर वाला हम इरेज कर दे रहे हैं, इसे केवल समझाने के लिए बनाया था हमने, ठीक है। जहाँ के एच आपका क्या चीज़ है, के एच को बोलते हैं हेनरी नीतांक, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नीतांक है, ठीक है। एच हेनरी नीतांक है। और यहाँ पे पी है गैस का दाब, पी क्या चीज़ है, गैस का दाब है। और एक्स वो जो है यहाँ पे वो गैस की विलेयता है, अर्थात गैस का मोल अंश है, ठीक है। गैस की विलेयता बोल सकते हो या गैस का मोल अंश बोल सकते हो, ठीक है। तो हेनरी के नियम का सूत्र अगर आपसे कोई पूछे कभी तो बता देना P बराबर के एच इंटू एक्स होता है, जहाँ के एच हेनरी नीतांक, P गैस का दाब और एक्स गैस की विलेयता होती है, ठीक है। तो ये सिंपल होता है हेनरी का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, मतलब गैस का दाब समानुपाती होता है गैस की विलेयता के। तो यहाँ से हो जाता है गैस के दाब को अगर P लिखा जाए तो P समानुपाती गैस की विलेयता एक्स के, तो यहाँ से हो जाता है P बराबर के एच इंटू एक्स, जहाँ के एच हेनरी नीतांक, P गैस का दाब, एक्स गैस की विलेयता है, ठीक है। तो ये होता है हेनरी का नियम। अब पूछा जाता है हेनरी का नियम क्या होता है, तो ये तो हो गया हेनरी के नियम की परिभाषा क्या होता है। अब बात आती है हेनरी के नियम की सीमाएं और अनुप्रयोग, ठीक है। तो यहाँ से हेनरी के नियम की सीमाएं बात कर लेते हैं कि मतलब हेनरी का नियम कहाँ तक सीमित है, ठीक है। तो यहाँ से सीमाएं पढ़ना, यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है, ठीक है। हेनरी का नियम केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा साउंड सुनाई दे रहा हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बगल में यार शादी है, ठीक है, सॉरी उसके लिए। तो हेनरी का नियम जो है केवल आदर्श गैस के लिए ही मान्य है, यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए ही लागू होता है, ठीक है। इसमें विलयन का तापमान बहुत कम नहीं होना चाहिए। हेनरी के नियम के लिए इसमें जो विलयन का तापमान होना चाहिए, मतलब जिस विलयन में आपने गैस को घोला है उस विलयन का तापमान बहुत कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि तापमान कितना होना चाहिए, कहा गया था स्थिर तापमान होना चाहिए, ठीक है। फिर कहा गया गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, ये तीसरा आपका सीमा है कि आपका गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब जो द्रव में आपने गैस घोला ये बहुत ज़्यादा नहीं घुली होनी चाहिए, नहीं तो आपका क्या होगा, आपका हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। अगला है यह नियम केवल उन गैसों के लिए लागू होता है जो गैस विलायक से क्रिया नहीं करती, उन गैसों के लिए ही लागू होता है जो गैस विलायक से क्रिया नहीं करती, ठीक है। उन गैसों के लिए यह लागू होता है जो गैस विलायक से क्रिया नहीं करती है, ठीक है। तो ये है हेनरी के नियम की सीमा। यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है, या इसमें विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, और यह नियम उन गैसों के लिए ही लागू होता है जो गैस विलायक से क्रिया नहीं करती है। तो ये आपके क्या है, हेनरी के नियम की सीमाएं। अब बात करें इस हेनरी के नियम का उपयोग क्या है, क्या इसका अनुप्रयोग है, क्यों हेनरी का नियम दिया गया है, ठीक है। सीमाएं आपने देख ली कि यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है, इसमें विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, और यह नियम उन गैसों के लिए लागू होता है जो गैस विलायक से क्रिया नहीं करती। अब बात कर लेते हैं हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब है कि हेनरी के नियम को क्यों बनाया गया, क्या इसका उपयोग है। तो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग है, पहला अनुप्रयोग शीतल पेय पदार्थों में। शीतल पेय पदार्थ समझते हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोल्ड ड्रिंक का सबसे अच्छा एग्जांपल है। कोल्ड ड्रिंक पे आपने देखा, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल जैसे खोलो तो एक गैस की आवाज़ आती है, जैसे खोलो बोतल के ढक्कन तुरंत गैस बाहर निकलती है, तो वही चीज़ होता है आपका कोल्ड ड्रिंक। क्या होती है, एक विलायक होती है, उसमें गैस को अंदर बंद किया जाता है, जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो गैस फिर से बाहर, ठीक है। तो ये हेनरी के नियम के द्वारा ही होता है। शीतल पेय पदार्थ में, अर्थात जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें गैस को घोला जाता है, अर्थात विलायक में क्या घोला जाता है, द्रव घोला जाता है। तो वही चीज़ है, किसी विलायक में द्रव की विलेयता, ठीक है, सॉरी विलायक में गैस की विलेयता, गैस घोली जाती है ना। तो शीतल पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक, उसमें गैस को घोला जाता है, जैसे ढक्कन खोलने पे गैस निकल जाती है। तो हेनरी के नियम का ही अनुप्रयोग है। तो पहला अनुप्रयोग है शीतल पेय पदार्थों जैसे कोल्ड ड्रिंक में, इन सब चीज़ों में, शीतल पेय पदार्थों में हेनरी के नियम का उपयोग होता है। दूसरा अनुप्रयोग है गोताखोरों द्वारा समुद्र में हीलियम गैस ले जाने में, ठीक है। गोताखोरों द्वारा समुद्र में हीलियम गैस ले जाने में हम लोग हेनरी के नियम का उपयोग करते हैं। मतलब जो गोताखोर, जो तैरने वाले होते हैं, वो जब समुद्र में गोताखोर करने के लिए जाते हैं तो वो लोग क्या ले जाते हैं, अपने जो सिलेंडर होता है उनके पीठ में जो सिलेंडर बंधा होता है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस घोली जाती है, जो हेनरी के नियम की सहायता से घोली जाती है, ठीक है। तो ये होता है अनुप्रयोग। कभी भी आपसे पेपर में हेनरी का नियम पूछा जाए तो यही बता देना कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, गैस का दाब समानुपाती गैस की विलेयता, P समानुपाती X। तो P बराबर KH इंटू एक्स, ठीक है, जहाँ KH हेनरी नीतांक, P गैस का दाब,
x गैस की विलेयता। हेनरी के नियम की सीमाएं, मतलब ये नियम कहाँ तक सीमित है, सीमाएं ये हो गई। अनुप्रयोग क्या है, शीतल पेय पदार्थों में और गोताखोरों द्वारा समुद्र में हीलियम गैस ले जाने में। तो ये बात है सिंपल सी हेनरी के नियम की। हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती है, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा शायद अभी साउंड बजने लगा था तो यार उसके लिए सॉरी, क्योंकि यार बगल में शादी है तो उस कारण से साउंड बहुत ज़्यादा बजाया जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए दिल से आपसे माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको ये आपका हेनरी का नियम समझ में आया। ठीक है, तो हेनरी का नियम हो गया। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, तैयार जरूर कर लेना, इतना ही आपको लिखना है। सबसे पहले परिभाषा, सूत्र, हेनरी के नियम, सीमाएं, अनुप्रयोग, 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक बात करते हैं। अगला टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सब लोग इसको जल्दी से नोट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं भैया अगला नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, पढ़ सकते हो यहाँ पे 5 नंबर का ये भी पूछा जाता है, जैसे हेनरी का नियम 5 नंबर पे पूछा जाता है, वैसे ही अगला टॉपिक है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है तथा उसकी सीमाओं को लिखिए। 5 नंबर का ये क्वेश्चन ज़्यादातर हर साल पेपर में आता है कि राउल्ट का नियम क्या होता है और इसकी सीमाओं को लिखिए। 5 नंबर का है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी अच्छे से समझते हैं क्या होता है राउल्ट का नियम। तो देखो हमने यहाँ पे परिभाषा लिखी, अच्छे से समझना आप लोग। राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट के नियम के अनुसार कहा गया, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, क्या है परिभाषा, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो परिभाषा कहती है कि जो आपका विलयन में वाष्प दाब का अवनमन होगा, यहाँ से होगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होगा भैया, अवनमन वो क्या होगा, बराबर होगा विलेय के मोल प्रभाज के, विलेय के मोल प्रभाज के। ठीक है, विलेय के मोल प्रभाज के। ठीक है, मोल प्रभाज। तो ये आपका होगा राउल्ट का नियम कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो ये नियम राउल्ट का नियम कहलाता है। यहाँ पर से अगर बात करें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को लिखते हैं पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट। ठीक है, ये होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अभी बताएंगे यहाँ पे क्या चीज, पी नॉट क्या है, पी क्या है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो ये होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और बात करें अगर विलेय का मोल प्रभाज, तो आप उसे ऐसे लिख सकते हो एक्स विलेय, क्या लिख सकते हो, एक्स विलेय लिख सकते हो। ठीक है, या अगर मान लो हम विलेय को यहाँ पे क्या मान ले, 1 मान ले, और विलायक को क्या मान ले, 2 मान ले, विलायक को क्या मान ले, 2 मान ले। तो अगर हम आपसे कहें आप x1 का मान निकालो, x1 का मान, x1 का ये मतलब है कि 1 का मोल अंश या मोल प्रभाज, मतलब एक अवयव जो है इसका मोल अंश, तो इसके इक्वल क्या होगा, मतलब अगर एक अवयव का आप मोल अंश निकाल रहे हो तो उसका मतलब होता है पहले मतलब इस अवयव का मोलों की संख्या बटे में अवयव में अगर 1 और 2, 2 अवयव हैं 1 और 2, तो इन दोनों के मोलों की संख्या का योग अर्थात n1 + n2। यही चीज तो हमने मोल अंश में अभी आपको बताया, अगर 1 के मोलों की संख्या निकालनी है तो 1 का मोल अंश बराबर, सॉरी 1 का मोल अंश अगर निकालना है तो 1 का मोल अंश बराबर 1 के मोलों की संख्या बटे में 1 के मोलों की संख्या प्लस 2 के मोलों की संख्या, यही तो बताया। तो अगर हम विलेय को 1 मान ले और विलायक को 2 मान ले तो यहाँ पर से विलेय का मोल प्रभाज क्या आ जाएगा, x1 बराबर n1 बटा n1 + n2। तो यहाँ से आप लिख सकते हो n1 बटे में n1 + n2, ये हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है, पी नॉट माइनस पी बटा पी नॉट वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है और विलेय का मोल प्रभाज है n1 बटे में n1 + n2। तो ये आपका राउल्ट के नियम का सूत्र आता है। ठीक है, ये आपके राउल्ट के नियम का क्या आता है भैया, सूत्र आता है। ठीक है, पी नॉट माइनस पी बटे में पी नॉट इक्वल टू n1 बटा n1 + n2। ठीक है, जहां पी नॉट को क्या बोलते हैं, जहां पी नॉट होता है विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, पी नॉट क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब, इसे पी नॉट पढ़ते हैं। ठीक है, पी यहाँ पे क्या होता है, ये पी, इसे बोलते हैं विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, इनके सबके आपको पता होने चाहिए पी नॉट क्या चीज़ है, पी क्या चीज़ है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, पी नॉट विलायक का वाष्प दाब और पी आपका विलयन का वाष्प दाब। n1 की बात करें, n1 क्या है, एक अवयव 1 के मोलों की संख्या, अवयव 1 के मोलों की संख्या, अवयव 1 के, या आप कह सकते हो विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, लिख सकते हो अवयव 1 या क्वेश्चन में लिख दो विलेय के मोलों की संख्या,
ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या। और N2 क्या है, अवयव दो या विलायक के मोलों की संख्या, ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पे क्या चीज़ क्या है आप लोग को हमने यहाँ पे लिख दिया है। P0 है विलायक का वाष्प दाब, P है विलयन का वाष्प दाब, N1 है अवयव 1 या बोल सकते हो विलेय के मोलों की संख्या, अवयव 2 अर्थात विलायक के मोलों की संख्या है N2। ठीक है, तो ये है राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम के अनुसार आपका क्या होता है कि किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय का मोल प्रभाज। तो अगर वाष्प दाब का अवनमन P0 माइनस P बटा P0 हो और विलेय का मोल प्रभाज N1 बटा N1 प्लस N2 कैसे आया, हमने बताया एक को विलेय मान लो, दो को विलायक मान लो। तो अगर एक के मोल अंश निकालना है तो एक के मोलों की संख्या बटे में एक के मोलों की संख्या प्लस दो के मोलों की संख्या, यही चीज तो है। N1 क्या है, एक के मोलों की संख्या, N2 क्या है, दो के मोलों की संख्या। तो यही चीज हो जाएगा राउल्ट के नियम का सूत्र। ठीक है, ये आपका जो सूत्र है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी हल होते हैं। तो इस फॉर्मूले को तैयार कर लेना, P0 माइनस P बटा P0 इक्वल टू N1 प्लस N2। यहाँ पे क्या चीज़ क्या है ये हमने यहाँ पे दर्शा दिया। ठीक है, तो सूत्र समझ में आया। अब कहा गया राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखिए कि राउल्ट का नियम कहाँ तक सीमित है। जैसे हेनरी के नियम की सीमाएं थी, हेनरी का नियम कहाँ तक सीमित है, कहाँ तक लागू होता है, वैसे ही राउल्ट का नियम कहाँ तक लागू होता है, कहाँ तक ये इसकी सीमाएं क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हेडिंग पड़ी राउल्ट के नियम की सीमाएं। सीमाएं पढ़ सकते हो। पहली सीमा क्या कहती है कि राउल्ट का नियम कहाँ तक सीमित है। पहली सीमा ये कहती है कि राउल्ट का नियम केवल तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर नहीं। जो राउल्ट का नियम होता है, राउल्ट्स लॉ होता है, यह केवल क्या होता है, तनु विलयन पर ही लागू होता है। जो विलयन तनु होता है उसी पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर यह नियम राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, राउल्ट का नियम केवल तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर नहीं। ठीक है, दूसरा इसकी सीमा है कि राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। राउल्ट का नियम जो होता है केवल अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन पर ही लागू होता है। ठीक है भैया, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन पर ही लागू होता है। तीसरी इसकी सीमा यह है कि विद्युत अपघट्यों के विलयन पर यह नियम लागू नहीं होता। मतलब जो विलयन विद्युत अपघट्य का विलयन होगा उस विलयन पे राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, विद्युत अपघट्य के विलयन पर यह नियम लागू नहीं होता, राउल्ट का नियम आपका लागू बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, अगली सीमा यह कहती है कि जो पदार्थ विलयन में वियोजित होते हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होता। जो पदार्थ जो होते हैं विलयन में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, उन पदार्थों के विलयनों पर भी राउल्ट का नियम क्या होता है, लागू नहीं होता। ठीक है, तो ये है इसकी सीमाएं। पहली सीमा यह है कि राउल्ट का नियम तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र विलयन पे नहीं। यह नियम केवल अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। और ये आपका जो है ये विद्युत अपघट्यों के विलयन पर लागू नहीं होता। जो पदार्थ विलयन में वियोजित हो जाते हैं उन पर भी ये लागू नहीं होता। तो 5 नंबर का पूछा जाता है राउल्ट का नियम लिखिए, राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखिए। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो राउल्ट के नियम की परिभाषा, इसका सूत्र, इसकी सीमाएं। 5 नंबर पक्के। ठीक है, देखो इसी टाइप से जितने क्वेश्चन यहाँ पे फंसते विलयन चैप्टर से सारे हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं। सबसे पहले मोलरता की परिभाषा, उसका मात्रक, मोललता की परिभाषा, उसका मात्रक, और फिर मोलंस की परिभाषा, सूत्र, मात्रक, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, सारे हमने कराए। अब आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब उनको देखते हैं। ठीक है, ये जितने करा रहे हैं ना सारे इंपॉर्टेंट है, इनके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले के न्यूमेरिकल बहुत पेपर में आते हैं, इसलिए सबके फॉर्मूले तैयार कर लेना। ठीक है, तो आप चलते हम लोग अगले टॉपिक की ओर, इसको भी जल्दी से नोट कर लो सब लोग। तो आप बात करते हैं भैया अगला टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, इसका सूत्र भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ सकते हो क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समझते हम लोग आसानी से इसको भी। तो बात करें क्वथनांक में उन्नयन, तो हमने यहाँ पे परिभाषा लिखी है, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं। मतलब अगर आप किसी विलायक में, अगर आप कोई विलायक लेते हो और उसमें क्या घोलते हो, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ। अवाष्पशील विलेय पदार्थ का मतलब जो वाष्पशील ना हो, मतलब जो वाष्पित ना हो पाए। वाष्प का मतलब समझते हो ना, जैसे आप पानी को मान लो उबालो तो वाष्प बन के उड़ता रहता है, तो वही वाष्प होता है। तो अवाष्पशील पदार्थ मतलब जो वाष्पशील ना हो, मतलब जो आपका वाष्प में ना परिवर्तित हो, तो उसे अवाष्पशील विलेय पदार्थ। ठीक है, तो अगर आप लोग किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलते हो तो उसके क्वथनांक में क्या होती, वृद्धि होती। तो उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं। ठीक है, किसी विलायक में अगर आप कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलते हो तो
क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो मोललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो क्या होता है, मोललता के समानुपाती। अगर बात करें यहाँ से तो क्वथनांक में देखो, पहले यहाँ पे लिख दे, इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। जो क्वथनांक में उन्नयन होता है इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा लिखना है, इसके बाद इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पहले लिखा गया किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोरने पे क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं और इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। फिर कहा गया क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। अगर क्वथनांक में उन्नयन, देखो क्वथनांक में उन्नयन यदि डेल्टा टीबी है तो डेल्टा टीबी किसके समानुपाती होता है, मोललता के। डेल्टा टीबी किसके समानुपाती होता है, मोललता। मोललता को लिखते हैं स्मॉल एम। तो डेल्टा टीबी किसके समानुपाती होता है, स्मॉल एम के, जहां डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन, स्मॉल एम को बोलते हैं मोललता। ठीक है, अगर यहां से ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नीतांक आएगा, तो डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा यहां से के बी इंटू एम। डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा के बी इंटू एम। ये आपका सूत्र आएगा क्वथनांक में उन्नयन का। अभी बता देंगे के बी क्या है, सब कुछ बताएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, सबसे पहले अगर आप यहाँ से मोललता का सूत्र लिख देते हो, यहां से अगर आप मोललता का इसमें सूत्र लिख देते हो तो डेल्टा टीबी बराबर आ जाता है के बी इंटू, अगर आप मोललता का सूत्र लिख देते हो, मोललता का सूत्र सबको पता है ना क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू और इंटू यहाँ पे 1000 का गुणा। हमने कहा था कंफ्यूज ना होने के लिए यहाँ पे एम डैश कर देना। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देना, एम डैश कर देना, जिससे आपको पता चल जाएगा एम डैश आपका क्या है, अणुभार है। ठीक है, एम डैश अणुभार, ये वाला स्मॉल एम क्या है, मोललता। तो ये आपका सूत्र होता है डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू स्मॉल एम की जगह स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम डैश इंटू 1000 बटा कैपिटल डब्ल्यू, जहाँ कैपिटल डब्ल्यू का मान ग्राम में रखेंगे। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू का मान ग्राम में रखेंगे। अब यहाँ से हम साइड में लिख दे क्या चीज़ क्या है। ठीक है, तो डेल्टा टीबी की बात करें, ये क्वथनांक में उन्नयन है। डेल्टा टीबी को बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्या बोलते हैं इसे, क्वथनांक में उन्नयन। और आपका ये जो के बी होता है इसे बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक, देखो इसे मोलल उन्नयन स्थिरांक भी बोल सकते हो या मोलल की जगह क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो भैया, मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। यहाँ पे बात करें स्मॉल एम क्या, स्मॉल एम को सब लोग जान चुके हो, मोललता है। स्मॉल एम क्या चीज़ है, मोललता है। यहाँ पे बात करें ये स्मॉल डब्ल्यू क्या चीज़ है, स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार। स्मॉल डब्ल्यू क्या चीज़ है, विलेय का भार। और स्मॉल एम डैश की बात करें तो ये है विलेय का अणुभार। ये क्या चीज़ है, विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार है। और यहाँ पे जो कैपिटल डब्ल्यू है इसे बोलेंगे विलायक का भार। इसे क्या बोलेंगे, विलायक का भार बोलेंगे, विलायक का भार। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन, के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल एम मोललता, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, स्मॉल एम डैश विलेय का अणुभार और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है। यहाँ से ये आपका सूत्र होता है किसका, क्वथनांक में उन्नयन का। क्वथनांक में उन्नयन का एक सूत्र और होता है, वो भी जान लो। डेल्टा टीबी बराबर सूत्र होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। एक ये वाला सूत्र भी याद कर लेना, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा टीबी को तो जानते हो क्वथनांक में उन्नयन है। टीबी को बोलते हैं क्या, टीबी को बोलते हैं यहाँ पे क्या, टीबी को बोलते हैं विलियन का क्वथनांक, विलियन का क्वथनांक, विलियन का क्वथनांक। और जो टीबी नॉट होता है उसे बोलते हैं विलायक का क्वथनांक। क्या बोलते हैं, विलायक का क्वथनांक। ठीक है, टीबी नॉट को बोलते हैं विलायक का क्वथनांक। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे हमने सारे प्रतीक लिख दिए हैं कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, टीबी को बोलते हैं विलियन का क्वथनांक और टीबी नॉट को बोलते हैं विलायक का क्वथनांक। तो आपने यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन के दो फॉर्मूले देखे। पहला तो ये देख लेते हैं डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम। एम का मान रख देते हो, मतलब एम मोललता है ना, तो इसका मान रख देते हो, तो ये सूत्र आ जाता है। दूसरा सूत्र डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट, जहाँ डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन, टीबी आपका विलियन का क्वथनांक और टीबी नॉट विलायक का क्वथनांक है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोग आसानी से समझ चुके होंगे। क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा, इसके फॉर्मूले, ये फॉर्मूले तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे आपको अगले वीडियो पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लेना। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट है। देखो पूरी कोशिश कर रहे हैं यार कि एक एक टॉपिक अच्छे से समझाए, टाइम भले लग जाए लेकिन एक एक टॉपिक अगर अच्छे समझ में आ जाता है ना तो आप अच्छे नंबर ला पाओगे केमिस्ट्री के पेपर में। ठीक है, और जब नंबर आ जाए ना तो कमेंट करके भी बताना कि हाँ भैया मस्त तैयारी कराई थी आपने और मस्त नंबर भी लेके आए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तब भी लाइक कर लेना और जो लोग चैनल पर ना हो सब्सक्राइब भी कर लो। और यार
अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर किया करो ना। आप लोग अपने दोस्तों के साथ नहीं भेजते हो, ठीक है, दोस्तों को भी भेजा करो जिससे वो भी वीडियो देखें और उनकी भी तैयारी हो सके, ठीक है। ये टॉपिक हो गया, आप इसका नोट करो। आप देखते हैं अगला टॉपिक। तो आप बात करते हैं भैया अगला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा मस्त टॉपिक है। जैसे भी देखा क्वथनांक में उन्नयन, अब वैसे ही पूछा जाता है पेपर में हिमांग में अवनमन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। हिमांग में अवनमन वाला भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो अब हम लोग हिमांग में अवनमन समझ लेते हैं। हिमांग में अवनमन क्या होता है, पढ़ो परिभाषा। किसी विलायक में कोई आवाष्पशील पदार्थ, जैसे उसमें था वैसे सेम इसमें है। किसी विलायक में कोई आवाष्पशील पदार्थ घोलने पे, आवाष्पशील कौन सा पदार्थ, आवाष्पशील विलेय पदार्थ। आवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पे हिमांग में होने वाली कमी को हिमांग में अवनमन कहते हैं और इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। क्वथनांक में उन्नयन में था कि आपका मतलब किसी विलायक में कोई आवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पे क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, लेकिन यहाँ पे हिमांग में होने वाली कमी। वहाँ पे क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन और उसे डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। तो ये अंतर भी देख लेना, ठीक है। किसी विलायक में कोई आवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पे हिमांग में होने वाली कमी को हिमांग में अवनमन कहते हैं और इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे उसमें था उसमें डेल्टा TB से, इसमें डेल्टा TF से। और हिमांग में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। जैसे क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती था, वैसे हिमांग में अवनमन भी मोललता के समानुपाती होता है। उसे डेल्टा TB से प्रदर्शित किया गया था, इसे डेल्टा TF से। तो डेल्टा TF समानुपाती M। आप जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह आएगा, यहाँ से लिखेंगे डेल्टा TF बराबर, जब समानुपाती का चिन्ह हटा एक कांस्टेंट आएगा, एक नियतांक जिसे बोलेंगे KF, उसमें KB आया था, इसमें KF आया, तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू M, ठीक है। ये सूत्र निकल के आया डेल्टा TF बराबर KF इंटू M, किसका, हिमांग में अवनमन का सूत्र। अब इसी तरह से अगर हम मोललता का सूत्र रख दें स्मॉल W अपॉन M डैश इंटू 1000 बटा कैपिटल W, यहाँ पे कैपिटल W होगा ग्राम में, ठीक है। तो ये इसका सूत्र आएगा क्वथनांक में हिमांग में अवनमन का। जैसे उसमें था डेल्टा TB बराबर, सूत्र बताया था TB माइनस TB नॉट, यहाँ पे सूत्र होता है डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस TF, ठीक है। डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस TF, सारे प्रतीक हमने यहाँ पे लिख दिए। डेल्टा TF हिमांग में अवनमन, KF को बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक या हिमांग अवनमन स्थिरांक। KB को बोलते थे आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। KF को बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक। यहाँ पे स्मॉल m को बोलते हैं मोललता, ये स्मॉल W को बोलते हैं विलेय का भार, स्मॉल m डैश है विलेयकाणु भार, कैपिटल W है विलायक का भार। यहाँ पे TF नॉट को बोलते हैं विलायक का हिमांक, TF को बोलते हैं विलयन का हिमांक, ठीक है। आप देखो वहाँ पे जैसे था, वहाँ पे क्या बताया था सूत्र, डेल्टा TB बराबर TB माइनस TB नॉट। तो इसमें कंफ्यूज ना होना, डेल्टा TB वाले में TB नॉट, ये TB माइनस TB नॉट होता है, डेल्टा TF वाले में TF नॉट माइनस TF होता है, तो इन दोनों में कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो ये चीज़ है हिमांग में अवनमन। इसके भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इसके भी फॉर्मूले से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट है, क्वथनांक में उन्नयन हो गया, हिमांग में अवनमन हो गया। अब इसको भी नोट कर लो। अब एक टॉपिक और बचता है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको भी नोट करो, अब बात करते हैं उसकी। तो आप बात करते भैया अगला टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है। पढ़ सकते हो, परासरण तथा परासरण दाब की परिभाषा लिखिए, ठीक है। एक ये टॉपिक, अभी एक और टॉपिक रह रहा है, उसको भी अभी कराएंगे, वान ठाप गुणांक, ठीक है, उसको भी अभी पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। तो सिंपल बात करें परासरण क्या होता है तथा परासरण दाब की परिभाषा लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो परिभाषा पढ़ने से पहले आपको देखो हम समझा देते हैं। मान लो आपके पास इस टाइप से, ठीक है, तो ज़्यादा पतला हो गया क्या, ठीक है। इस टाइप से मान लो आपके पास क्या हो, एक बर्तन पे आपके पास इस टाइप से क्या हो, विलायक हो, ये क्या हो, मान लो इस टाइप से विलायक हो, ठीक है। ये क्या चीज़ हो, विलायक हो। और यहाँ पे आपका एक झिल्ली लगी होती है इस टाइप से, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। इस टाइप से एक झिल्ली लगी होती है जिसे बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। और उस झिल्ली के बगल में एक मान लो आपका और बर्तन रख दिया जाए जिसपे क्या भरा हो, आवाष्पशील विलेय मान सकते हो भरा हो, ठीक है। क्या भरा हो, विलेय भरा हो। यहाँ पे मान लो आपका क्या भरा हुआ है, विलेय भरा हुआ है, ठीक है। ये क्या भरा हुआ है, मान लो विलेय भरा हुआ है। ध्यान समझोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा टॉपिक, ठीक है। ये विलायक है, ये मान लो विलेय है। इस झिल्ली, ये जो बीच में यहाँ पे ये है लगी हुई है, इस झिल्ली को बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है।
तो यहाँ पर से ये जो अर्धपारगम झिल्ली होती है, ध्यान समझना, इस झिल्ली, ये जो अर्धपारगम झिल्ली होती है, इस झिल्ली से केवल विलायक के कण ही बाहर निकल सकते हैं, विलेय की नहीं। अर्धपारगम झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिससे केवल विलायक के कण ही बाहर निकल सकते हैं, विलेय के कण बाहर नहीं निकल सकते। तो यहाँ पर से होता क्या, इस परासरण की क्रिया में विलायक के जो कण होते हैं ये अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलेय की ओर जाते हैं और इस क्रिया को ही परासरण कहते हैं। ठीक है, विलायक के कण जो होते हैं अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलेय की ओर जाते हैं और इस क्रिया को परासरण की क्रिया कहते हैं। पढ़ सकते हो परिभाषा कि विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर और अर्धपारगम झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। देखो यहाँ पे आपका निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता लिख सकते हो, या विलायक से विलेय की ओर प्रवाह, या जब विलायक यहाँ पे जाके आपका मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, विलयन। तो आप ये भी लिख सकते हो कि विलायक का विलयन की ओर स्वतः प्रवाह अर्धपारगम झिल्ली से होकर ये जो क्रिया होती है ये क्रिया परासरण की क्रिया कहलाती है। मतलब परासरण क्या होता है, शुद्ध विलायक का अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर प्रवाह ही परासरण कहलाता है। शुद्ध विलायक का अर्धपारगम झिल्ली से होकर इस विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। या आप लिख सकते हो कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जो आपका विलायक का प्रवाह होता है अर्धपारगम झिल्ली से होकर, उस क्रिया को परासरण की क्रिया कहते हैं। या आप क्या लिख सकते हो कि विलायक का अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर प्रवाह या बहना ही क्या कहलाता है, आपका परासरण कहलाता है। ठीक है, लिखा गया विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह, अर्थात स्वतः प्रवाह कौन सा क्रिया कहलाती है, परासरण की क्रिया कहलाती है। अब बात करें परासरण दाब क्या होता है। देखो अगर यहाँ पे हम मान लो एक पिस्टन लगा दें, यहाँ पे हम एक पिस्टन लगा के यहाँ पे हम क्या करें, एक दाब लगा दें, यहाँ पे एक हम दाब लगा दें। इस दाब से क्या हो, ये जो विलायक विलयन की ओर जा रहा है, अगर यहाँ से दाब लगाओगे तो जो विलायक विलयन की ओर जा रहा है ये जाना बंद हो जाएगा। मतलब विलायक विलयन की ओर जा रहा है तभी आपकी कौन सी क्रिया हो रही, परासरण की क्रिया। अगर आप इस यहाँ पे जो उच्च सांद्रता वाला, ये निम्न सांद्रता वाला है और ये उच्च सांद्रता वाला, तो अगर निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाह होता है तो वो क्रिया परासरण होती है। अब अगर उच्च सांद्रता वाले पे हम बाहर से पिस्टन द्वारा कोई दाब लगा दे जिससे ये जो विलायक विलयन की ओर जा रहा है ये प्रवाह रुक जाए, तो यह क्रिया क्या होती है, परासरण दाब की होती है। क्योंकि ये जो बाहरी से दाब लगाया जा रहा है इस दाब को बोलते हैं परासरण दाब। पढ़ सकते हो कि उच्च सांद्रता वाले विलयन पर, इस उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया बाहरी दाब जो विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्धपारगम झिल्ली से रोक दे। ये जो अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के अणु जा रहे हैं इस प्रवाह को रोक दे तो उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। तो उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। मतलब विलायक से विलयन की ओर आता हुआ प्रवाह अगर आप परासरण दाब लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको उच्च सांद्रता वाले विलयन पे बाहर से दाब लगा देना है, जिससे विलायक का विलयन की ओर प्रवाह रुक जाएगा और इस दाब को परासरण दाब बोलेंगे। ठीक है, देखो परिभाषा ये है, सिंपल सा एक भाषा में अच्छे समझ लो कि शुद्ध विलायक का विलयन की ओर प्रवाह जो होता है उसे क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। और अगर आप लोग विलायक का विलयन की ओर प्रवाह रोकना चाहते हो तो आप इस यहाँ पे जो विलयन है यहाँ पे बाहर से पिस्टन द्वारा दाब लगा दो। इस दाब के द्वारा क्या होगा, ये जो विलायक विलयन की ओर जा रहा है अर्धपारगम झिल्ली से होकर ये आपका रुक जाएगा और इस दाब को परासरण दाब बोलेंगे। तो परिभाषा यही कहती है कि विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। और अगर आप उच्च सांद्रता वाले विलयन पर बाहर से कोई दाब लगा देते हो तो वो लगाया गया बाहरी दाब ही परासरण दाब होता है। कहा गया ना कि उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब जो विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्धपारगम झिल्ली से रोक दे उसे परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, ये होती है परासरण दाब और परासरण की परिभाषा। कभी भी परासरण की परिभाषा पूछी जाए ये लिख देना, परासरण दाब की। ये अब इसका सूत्र भी जान लो। इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है पाई बराबर CRT। ठीक है, ये परासरण दाब का सूत्र होता है। ठीक है, पाई बराबर CRT। जहां पाई को क्या बोलते हैं, जहां पाई को बोलते हैं परासरण दाब, जहां पाई को बोलते हैं परासरण दाब, C को बोलते हैं सांद्रता, C को बोलते हैं सांद्रता, R होता है नीतांक, R होता है नीतांक और T होता है तापमान। ठीक है, तापमान। और इसका मान भी जान लो, R का 0.0821। जब भी न्यूमेरिकल पे आपको रखना हो R का मान रख देना 0.08
0.821। ठीक है, तो ये होता है परासरण दाब का सूत्र। पाई बराबर CRT, जहां पाई होता है परासरण दाब, C होती सांद्रता। सांद्रता का जगह आप क्या लिख सकते हो, मोलरता लिख सकते हो। ठीक है, सांद्रता को आप क्या लिख सकते हो, मोलरता के इक्वल लिख सकते हो। तो ये जो C है सांद्रता या मोलरता है, R है नीतांक जिसका मान क्या होता है 0.0821, T है तापमान। तो ये है परासरण दाब का सूत्र, पाई बराबर CRT। ठीक है, तो सिंपल सी ये बात है परासरण तथा परासरण दाब की। ये चित्र केवल समझाने के लिए है। ठीक है, ये चित्र आपको केवल समझाने के लिए था। तो अगर आप लोग इसे समझने के लिए साइड पे कॉपी पे बनाना चाहना तो बना लेना। ठीक है, और इसको पेपर में बना के ना आना, केवल परिभाषा पूछी जाए, परिभाषा लिख देना, सूत्र लिख देना। ठीक है, और अगर अच्छे से बनाना चाहना तो अच्छे से बना भी सकते हो, दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है परासरण तथा परासरण दाब की। आशा करते ये टॉपिक भी सबको समझ में आया, इसको भी नोट कर लो। अब एक टॉपिक केवल इस चैप्टर का बचता है, वान-ठाप गुणांक, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, तो अब हम लोग वान-ठाप गुणांक को देख लेते हैं। तो सब लोग इसको नोट कर लो जरा। तो आप बात करते भैया अगला टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हो। वान-ठाप गुणांक किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जान लेना, पेपर में ज़्यादातर हर साल आता है। ठीक है, पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है वान-ठाप गुणांक किसे कहते हैं और यह अणुसंख्य गुणधर्मों से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन यही पेपर में आता है कि वान-ठाप गुणांक किसे कहते हैं और यह अणुसंख्य गुणधर्मों से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे बात हमने आप परिभाषा लिखी सबसे पहले वान-ठाप गुणांक की कि किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वान-ठाप गुणांक कहते हैं और इसे I से प्रदर्शित करते हैं। किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वान-ठाप गुणांक कहते हैं और इसे I से प्रदर्शित करते हैं। आप किसी के मन में आ रहा होगा अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म एक ऐसा गुणधर्म होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होता है जो केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। और अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, जैसे परासरण दाब हो गया, वाष्प दाब में अवनमन हो गया, हिमांक में अवनमन हो गया, क्वथनांक में उन्नयन। ये जो सारी चीजें आपने पढ़ी ये अणुसंख्य गुणधर्म ही तो है। अणुसंख्य गुणधर्म वो होता है जो केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये बात होती है अणुसंख्य गुणधर्म। तो आपसे कहा गया कि किसी अणुसंख्य गुणधर्म के, किसी भी अणुसंख्य गुणधर्म, चाहे परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन या वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, किसी भी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वान-ठाप गुणांक कहते हैं और इसे I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और वान-ठाप गुणांक I का सूत्र क्या होता है, I बराबर होता है अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान बटे में अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान। ये होता है इसका सूत्र, वान-ठाप गुणांक I बराबर अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान बटे अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान। ये आपको सिंपल सूत्र लिख देना है। न्यूमेरिकल आए तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए भी I का मान आप लोग निकाल सकते हो, आपको सारी वैल्यू वहां पे दी जाएगी। और जब आपसे फिर इसके बाद क्या कहा गया, यह अणुसंख्य गुणधर्मों से किस प्रकार संबंधित है, तो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं 4। तो देखो अणुसंख्य गुणधर्मों से इसी प्रकार संबंधित है, लिखा गया अणुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब। आप जैसे जैसे सूत्र थे, देखो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का सूत्र था P0 माइनस P बटा P0 इक्वल टू x1। x1 क्या था, विलय के मोलों की संख्या, राउल्ट के नियम पे अभी देखा था ना। तो वैसे ही आपको बस करना क्या, इन सबके सूत्र में केवल I लगा देना। I क्या होता है, वान-ठाप गुणांक होता है ना, बस आपको सबके सूत्र में I लगा देना है। आपका यही है संबंध है कि अणुसंख्य गुणधर्म से किस प्रकार संबंधित है, सभी के सूत्र में केवल ये वान-ठाप गुणांक का गुणा हो जाएगा, बस ऐसे ही संबंधित है। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल्टा टीवी बराबर KB इंटू एम, इसमें भी I का गुणा हो जाएगा। हिमांक में अवनमन होता है डेल्टा TF बराबर KF इंटू एम, इसमें भी I का गुणा हो जाएगा। और परासरण दाब होता है पाई बराबर CRT, इसमें भी I का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी सवाल पे आपको वान-ठाप गुणांक भी दे दिया जाए और मान लो जैसे ये वाला लगा रहे हो, C भी दिया जाए, R भी दिया जाए, T भी दिया जाए और पाई का मान पूछे, तब ये वाला फॉर्मूला लगाना, तब ये वाला फॉर्मूला मत लगाना। ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब भी अगर क्वेश्चन में वान-ठाप गुणांक I का कुछ मान दे दे तो आपको फॉर्मूले ये वाले लगाने हैं जो कि आपके वान-ठाप गुणांक के फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना, अगर आपको न्यूमेरिकल पे I का मान आपको दिया जाता है वान-ठाप गुणांक का तो फॉर्मूले ये वाले लगेंगे आपके। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, सभी फॉर्मूले पे I का गुणा हो गया है। ठीक है, आपने अभी पढ़ा ना P0 माइनस P बटा P0 इक्वल टू I x1। x1 क्या है, x1 है विलय का मूलंश। ठीक है, एक को हमने विलय बताया था, 2 को विलायक। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर KB इंटू एम, I का गुणा हो गया बस। ठीक है, तो ये परिभाषा, ये सूत्र और ये अणुसंख्य गुणधर्म से किस प्रकार संबंधित है, सभी सूत्रों में I का गुणा हो जाता है, वान-ठाप गुणांक का गुणा हो जाता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए तो इसी टाइप से आप बता सकते हो वान-ठाप गुणांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। अब रह गया केवल न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल की टेंशन भी मत लो, कल आपका जस्ट वीडियो आएगा, आप लोग देखना, उस पर सारे सवाल आपके जितने भी न्यूमेरिकल
कल है ना इस चैप्टर के जितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है। लगभग 1-1.5 घंटे जितना वीडियो बनेगा उस पर आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आज के वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। बस इतने ही टॉपिक है मेन जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, सारे एक ही वीडियो पे तभी कंप्लीट करा दिए कि सब लोग तैयार कर लो और केमिस्ट्री में 4 के आना है सबको, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो। मस्त तरीके से चले, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है और चैनल पे जाना, जैसे प्लेलिस्ट वाले पे जाओगे ना वहाँ पे कई सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, हिंदी की प्लेलिस्ट, इंग्लिश की प्लेलिस्ट, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, सारे सब्जेक्ट की मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, इसको भी नोट कर लो।